Hello guys, new topic electric field, इलेक्ट्रिक डाइपोल में कल बता दिया था हमने कल वाले टॉपिक में एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होगा? E इक्वल टू K 2P अपॉन R। आज इसी का सेकंड टॉपिक है और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। Let's consider an electric dipole AB. AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। Let's consider इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। हमने मान लिया कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां ये AB इसकी इक्वेटोरियल लाइन में इसके मिडिल पॉइंट से R डिस्टेंस पर पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहां AB है, इसके बीच का सेपरेशन 2L होता है, तो इधर का सेपरेशन हो जाएगा L और इधर का हो जाएगा L। और अब हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे ही यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरस से निकाल सकते हैं इस डिस्टेंस को आराम से। और इसके बाद ये O है, ये P है, ये B है, यहां एक एंगल भी बन रहा है, ऐसे यहां भी बनेगा। तो ये जो प्लस वाला चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपनी जॉइनिंग लाइन पर ही सामने की तरफ, दूर की तरफ बनाता है, अवे फ्रॉम, अपने से दूर की तरफ। तो ये P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो जॉइनिंग लाइन से दूर की तरफ होगी। अच्छा, दूसरा वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो अपनी ही तरफ बनाएगा, यानी टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये इधर ही होगा, क्लियर से, जिसके फिगर में कोई डाउट नहीं रहता, उसका आधा डेरिवेशन उसके माइंड में सेट हो जाता है और आधा सेट हो जाने के बाद फिर वो आगे कर सकता है। तो सबसे पहली बात है कि हम फिगर को अच्छे से ड्रॉ करें, अच्छे से उसे समझें और उसके पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से उसे रीड करें। जिसका डायग्राम क्लियर हो जाएगा उसका माइंड का व्यू उतना ही डीप हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स में आपका क्या होना चाहिए? आपका ये क्लियर होना चाहिए डायग्राम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज होगा वो इसी तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, और ये इधर होगा। हमने बताया था कि वेक्टर में अगर कोई भी क्वांटिटी
एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में हो तो इसके कभी कोई कंपोनेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी हो और उनकी डायरेक्शन एक्स भी नहीं हो, वाई भी नहीं हो, कोई तीसरी जा रही हो बीच में से ऐसे, तो उसके कंपोनेंट होना निश्चित है, उसके कंपोनेंट होंगे। अगर वो क्वांटिटी एक्स के साथ थीटा बना रही है तो एंगल की डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा कॉस, और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो होगा साइन। इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी ये वाला जो वेक्टर है वो यहां से तो खत्म हो गया और ये दो टुकड़ों में टूट गया। एक टुकड़ा इधर जाके एक्स लाइन पर गिरा जिसकी वैल्यू बची ई कॉस थीटा, और एक इसका टुकड़ा वाई एक्सिस पर गया जो हो गया ई साइन। अब एक पेन है, इसको ऐसे करके तोड़ दो तो यहां सिंगल जुड़ा हुआ पेन रहेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा, वो दो भागों में टूट गया। तो ऐसे ही ई है, ये दो भागों में टूट जाता है तो इसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। फिर इसके एक कंपोनेंट एक्स हो जाता है, एक्स में हो जाता है, एक कंपोनेंट वाई में हो जाता है। आप इसकी बजाय इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, सही यहां समझते। जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है वो यहां देखिए एक्स एक्सिस ये है, यहां भी एक्स एक्सिस ये होगा, भले वो इधर नेगेटिव साइड में है तो क्या दिक्कत, और यहां ये एंगल बन रहा है तो यहां भी एंगल ही थीटा ही होगा। अब इसको भी कंपोनेंट होगा तो इधर वाला कंपोनेंट कौन होगा, तो इधर वाला मेरे प्यारे बच्चों कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर साइड ये होगा तो इधर कंपोनेंट कौन होगा E1 sin थीटा। ठीक ऐसे ही E2 भी न एक्स में है न वाई में, तो इसके भी कंपोनेंट होगा, जो एंगल यहां होगा अल्टरनेट इक्वल एंगल यहां होगा, और एक्स की तरफ इसका भी कंपोनेंट हो जाएगा E2 का E2 cos थीटा, और इसका भी कंपोनेंट इधर परपेंडिकुलर साइड में हो जाएगा E1 sin थीटा। अब हम देख पा रहे हैं ये तो हो गया आपका E1 E2 sin थीटा। अब देखिए इसमें E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हैं, अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इस पी पॉइंट पे फिर बचा कौन सा कंपोनेंट, एक बचा E1 cos थीटा और एक बचा E2 cos थीटा। ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है तो यहां ये ऐड अप हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहां जब ये ऐड होंगे तो यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इन दोनों के ऐड के बराबर। देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पहले नोट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर पी और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या होगा, बी से पी की तरफ,
बी से पी की तरफ। डायरेक्शन लिखेंगे तो यहां लिख देंगे बी से पी की तरफ। ये यूनिट है इसका, न्यूटन पर कूलम। ये डायग्राम है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव वाला चार्ज यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो बनाएगा E2 इक्वल टू के क्यू और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम, देखिए सेम, न्यूटन पर कूलम। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पी से ए की तरफ, पी से ए की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 and इलेक्ट्रिक फील्ड E2 splits up to two components, E1 cos theta, E1 sin theta and E2 cos theta and E2 sin theta, as shown in figure। जैसा फिगर में दिखाया गया है कि जो E1 है और E2 है ये स्प्लिट हो जाएंगे कंपोनेंट्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 splits up to two components, parallel component E1 cos theta and E2 cos theta, and perpendicular component E1 sin theta and E2 sin theta, as shown in figure, जैसा फिगर में दिखाया गया। अब आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट E1 sin थीटा E2 sin थीटा होगा, और ये E1 E2 sin थीटा कैसे है? E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट। E1 sin थीटा E2 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट। E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट। Hence cancelled, ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब कैंसिल हो जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी वजह से बनेगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे सेट कर दिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, फिर बनेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लेकिन हम जानते हैं E1 E2 की वैल्यू तो इक्वल है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E2 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर cos थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2E1 cos थीटा। क्लियर है? अब E1 की वैल्यू तो ये है, और cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? तो cos थीटा की वैल्यू देखिए, यहां पे देख लीजिए, ये ट्रायंगल POB, इन ट्रायंगल POB cos थीटा POB, इस ट्रायंगल में देखिए cos थीटा इक्वल टू बेस एल अपॉन हाइपो कौन है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2।
और ये cos थीटा की वैल्यू लगा दीजिए, E1 की यहां लगा दीजिए, तो यहां क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2, E1 की वैल्यू है K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या है, L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। आप देख रहे हैं यहां पावर 1 है, यहां पावर 1/2 है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा ऊपर E इज इक्वल टू K Q 2L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1 3/2। लेकिन Q2L की जगह हम क्या रख सकते हैं, Q2L की जगह Q2L इक्वल टू होता है P, और L स्क्वायर बहुत छोटी वैल्यू होने के कारण क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल। जब हम नेग्लिजिबल कर देंगे तो हमारा बचेगा ये नेक्स्ट K P अपॉन ये L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R स्क्वायर बचेगा। R स्क्वायर से ये वाली पावर कट जाएगी 3/2 की, तो R की पावर कितनी बचेगी, 3 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्विलेटरल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।